हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फिजिक्स की पाठशाला। और तो एक्साइटेड हैं आप सब। ये नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर पढ़ के बोर हो गए होंगे और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आया। कुछ डिफरेंट था, अब ये बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्वियसली पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कनेक्टेड है, पर थोड़ा एक एक रिफ्रेशिंग ब्रेक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो चैप्टर 4 शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें मैं देना चाहूंगा। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैंने इसे पहले से लिख के रखा है। जहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लिखने की बात आएगी वो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के करवाऊंगा एज यूजुअल। फिर कुछ क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो कंप्लीट हम इसमें कवर अप करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम करने क्या क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऑयस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। इनका एक एक्सपेरिमेंट था, उनके कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स थे, ये वाला डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होता है, ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है, इसके इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्या हो जाएगा, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और फिर वो किस टाइप का पाथ एक्वायर करेगा। इट वुड बी अ हेलिकल पाथ। तो वो सब डिटेल में धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, तो स्टेप वाइज शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखो, बिफोर 1820, ये बड़ा एक डिसाइसिव ईयर था। बिफोर 1820 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड सेपरेट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को बिल्कुल सेपरेट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कंसिडर किया जाता था। मतलब इनमें कोई लिंक कभी हो सकता है या है, कोई सोच भी नहीं सकता था। पर कहते हैं ना, जो नेचर में छुपे हुए राज हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी बाहर आ ही जाते हैं, मतलब डिस्कवर हो ही जाते हैं। इट्स जस्ट नीड वन साइंटिस्ट टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, और समटाइम्स सम थिंग्स आर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली ऑल्सो। तो ऐसा ही कुछ हुआ 1820 में। डैनिश फिजिसिस्ट, ये वैसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि डैनिश फिजिसिस्ट कर रहे थे। इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। आप इतना बड़ा नाम याद मत रखिए, आप बस ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था ये पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको साइंटिस्ट का लास्ट नेम पता होना चाहिए। उन्होंने क्या नोटिस किया, नोटिस्ड दैट अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर caused a noticeable deflection। नोटिसिएबल मतलब ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन, मतलब जो डिफ्लेक्शन इजीली देखी जा सके, नोटिस की जा सके। इतनी स्मॉल नहीं कि वो नोटिस ना की जा सके। इट इज क्वाइट अप्रिशिएबल, क्वाइट सिग्निफिकेंट, क्वाइट नोटिसिएबल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। किसमें, इन द नियर बाय मैग्नेटिक कंपस निडल। तो मैग्नेटिक कंपस निडल क्या है, मैग्नेटिक कंपस निडल बेसिकली एक मैग्नेट का टुकड़ा ही होता है जो मैग्नेटिक फील्ड जब आसपास हो तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उसके डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक जो निडल है, ये मैग्नेटिक कंपस में लगी हुई होती है। जब समुद्र में जहाज निकलता है तो उधर एंशियंट टाइम्स में, अब तो बड़े मॉडर्न डिवाइसेस आ गए हैं, एंशियंट टाइम में जो मैग्नेटिक कंपस होता था तो उससे हम डिसाइड करते थे कि शिप में कौन सी डायरेक्शन है। क्योंकि आप जब समुद्र के बीच में हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एज सच देख के कुछ नहीं पता चल सकता। तब आपको मैग्नेटिक जो निडल है वो हेल्प करती है, और वो कंपस निडल होती है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपस के अंदर निडल होती है। और ये निडल बेसिकली कैसी होती है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये बनाया हुआ है मैंने निडल का स्ट्रक्चर। इसमें ऐसे एक रोम्बस शेप, ये थोड़ा थिक हो सकता है, मैंने थोड़ा थिक बनाया है, आप थिन होगा कुछ भी। शेप ये होती है फंडामेंटली। इसका जो डार्क वाला पोर्शन है, जस्ट ये मैंने एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बनाया है। आप कहीं पे कोई निडल देख के ये मत सोचिएगा कि इसका डार्क वाला पोर्शन कहाँ पे है। ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैंने किया है कि एक डार्क वाला पोर्शन है नॉर्थ पोल, मैंने यहाँ पे इसको नॉर्थ पोल लिया है, और जिस पोर्शन को मैंने व्हाइट छोड़ दिया है वो है मेरा साउथ पोल।
तो देखा उन्होंने, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने, कि एक स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी कर रहा था, उसके आसपास पड़े हुए एक मैग्नेटिक कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो करना शुरू किया। तो ये पहला वाला डायग्राम देखिए, डायग्राम नंबर 1। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटर में जो ये डॉट बना हुआ है ये क्या है। दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द शीट। ये जो आप स्क्रीन इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप इसे शीट ऑफ पेपर कहें या जिस शीट पे मैं लिख रहा हूं ऑब्वियसली, तो ये आपका शीट है। इस शीट पे परपेंडिकुलरली करंट इज कमिंग आउट, मतलब ये करंट शीट से बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर एक एरो आपकी तरफ आएगा तो उस एरो का टिप जो है वो आपकी तरफ होगा। ठीक, एक एरो कैसा होता है, एक तरफ टिप होता है और एक तरफ उसके पीछे फेदर्स होते हैं। तो टिप जो है वो आपकी तरफ है। सो इट्स लाइक आपको सिर्फ टिप दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये जो सर्कल बना हुआ है, दिस इज लाइक द टिप ऑफ दैट एरो विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। इतनी बात समझ में आई। जब ये टिप इस तरह से है, मतलब करंट कैसे बाहर आ रहा है, तब इतने सारे जैसे 6 मैग्नेटिक निडल्स रख दिए आसपास, तो ये मैग्नेटिक निडल किस तरह से रिफ्लेक्शन देगा, ये इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएगा इस वायर के अराउंड। इस वायर, जहां से ये वायर बाहर आ गई है, उसको सेंटर मानते हुए एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ये मैग्नेटिक निडल्स खुद को अरेंज कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कुछ साथ में ब्लू कलर के एरोज बनाए हुए हैं। ये ब्लू एरोज क्या हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। जिस तरह से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोज होते थे। जैसे आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम बनाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी कर्व्स विच कम आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, तो हम कहते थे कि उस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, दैट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर के एरो से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक फील्ड है, एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे मैग्नेटिक इंफ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर एक राइट हैंड स्क्रू रूल आपने पढ़ा है, तो ये रहा मेरा राइट हैंड का स्क्रू रूल क्या कहता है? अगर मैं अपने, ये मेरा पाम है, ये फिंगर्स हैं, ये थंब है, ठीक, अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, तो फिंगर्स को जो मैंने कर्ल किया, ये मेरा थंब मैंने सीधा कर दिया इसे। तो अब मेरा थंब जो है, अगर ये मेरा करंट का डायरेक्शन होगा, तो ये जो फिंगर्स का कर्ल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कर्ल करेंगी। तो अब आप अपने राइट हैंड को लेके, अभी आप ये वीडियो देखते हुए करिए, राइट हैंड को लेके स्क्रीन के ऊपर इसको उस डॉट के ऊपर इसको ऐसे करके रखिए। तो मैंने रखा है, तो आप ये वाला साइड देख पा रहे हैं। ठीक है, मैंने ऐसे करके रखा है, आप रखिए। तो ये मेरा थंब मेरी तरफ है, तो मेरा थंब मेरी तरफ है, मतलब ये थंब मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो मतलब करंट मेरी तरफ आ रहा है। ये डॉट का मतलब यही है। तो मैं जो अपने हैंड को देख पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है। ठीक है, आप भी करिए, आप अपने हाथ का देख पाएंगे, आप अपने हाथ का देखिए, एंटी क्लॉकवाइज है अगर आपका थंब आपकी तरफ है तो। ठीक है, सो अब देखिए, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गया जिसका एरो इस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो इस पे इसी डायरेक्शन में टेंजेंट कहां बनेगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा। ऑलरेडी मैंने 3 जगह पे टेंजेंट बनाए हुए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल पे जनरेट होती है? आप इतना बेसिक अगर 10th का देखें, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो देन दिस इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है, वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। आपको ये पता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट्स, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल्स, साउथ साउथ रिपेल्स।
ये फंडामेंटल चीज, इतनी तो मैग्नेटिज्म आपको पता है क्लास 10th की। तो ये हो गया मेरा नॉर्थ, इस फील्ड का, इस ब्लू कलर वाले फील्ड का, और ये हो गया साउथ। तो ये जो मेरा निडल है, निडल का ये मेरा नॉर्थ पोल है, और सफेद वाला मेरा साउथ पोल है। यहां मैंने किया हुआ है डिफाइन। तो देखिए, नॉर्थ पोल साउथ से अट्रैक्टेड है, और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है। सिमिलरली आप किसी भी जगह पे चेक कर लीजिए, नॉर्थ से साउथ, सो नॉर्थ पोल साउथ से साउथ नॉर्थ की तरफ। सिमिलरली यहां भी चेक कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अलाइंड होगा, और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अलाइंड होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक निडल विल अरेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को कर दिया रिवर्स। तो ये जो मैंने एक क्रॉस बना के गोला बनाया है बीच में, इसका मतलब है जब आप किसी एरो को अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं, तो आपको एरो के पीछे के फेदर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एरो के पीछे के जो फेदर्स हैं, उसको सिंबॉलिकली ऐसे क्रॉस सिंबल से दिखाया जाता है। ऐसे नहीं कि आप बड़े सारे मुर्गियों की तरह फेदर्स बना दे, ठीक है, उसको एक क्रॉस की तरह सिंबॉलिकली दिखाया जाता है कि आपको अपने से दूर जाते हुए एरोस के पीछे के फेदर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये करंट अंदर जा रहा है। तो अगेन, अब आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए फिर से। ये अपना राइट हैंड लीजिए और थंब अपने से दूर कीजिए। ठीक, तो मेरा थंब मेरे से दूर है, तो देखिए मतलब मेरा थंब स्क्रीन की तरफ है, आप देख पा रहे हैं मेरा थंब। ठीक है, तो ये फिंगर्स का कर्ल हो गया। ठीक है, तो मुझे अपने फिंगर्स का कर्ल कैसा दिखाई देगा? क्लॉकवाइज। ठीक, मैं अपने हाथ को ऐसे देखूंगा ना, तो दूर जा रहा है मेरे से ये करंट, और ये मेरे फिंगर्स का कर्ल है क्लॉकवाइज जो मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। तो उस हिसाब से इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बना हुआ है नॉर्थ से साउथ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बना हुआ है नॉर्थ से साउथ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बना हुआ है नॉर्थ से साउथ। तो देखिए आप खुद ही, इसका नॉर्थ पोल साउथ से अलाइंड है, इसका नॉर्थ पोल साउथ से अलाइंड है, इसका नॉर्थ पोल साउथ के अलाइंड है, साउथ के पास है मतलब। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक निडल किस तरह से शेप लेगा, और मैग्नेटिक निडल का कौन सा हिस्सा किस तरफ होगा। कहीं उल्टा मत बना दीजिएगा। अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कैसे चीजें अलाइंड हो रही हैं। ये कुछ, तो ये था मेरा दूसरा डायग्राम, और ये है मेरा तीसरा डायग्राम। तीसरा डायग्राम बेसिकली क्या है, ये आपने 10th क्लास में भी किया है। ये डॉट मतलब वही कि करंट इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, और ये जो अरेंज्ड है, ये जो डॉट डॉट किया हुआ है, ये आयरन फिलिंग्स हैं, बड़े फाइनली ग्रेटेड आयरन फिलिंग्स। अगर आप एक एक टेबल लीजिए, इस टेबल पे एक छेद कर लीजिए, इस छेद से एक पतली सी तार पास करवा दीजिए, तार के दोनों एंड्स पे एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, सच दैट टेबल के नीचे से करंट जाएगा वायर वे से, और टेबल को चीरता हुआ करंट बाहर आएगा। अब आप टेबल पे अगर आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दें, तो आप देखेंगे वो आयरन फिलिंग्स थोड़ी देर में, मतलब जब करंट आपका स्टेडी है, आयरन फिलिंग्स इस तरह का कंसेंट्रिक सर्कल्स का शेप ले लेंगे, बिकॉज आपके उस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हैं, ठीक है, रेड कलर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैंने डॉटेड यहां भी बनाई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ये उसकी अलाइन अलाइन में अलाइंड हो जाएंगे। तो आपका रेड कलर के जो ये मैंने डॉटेड लाइंस बनाए हैं, रेड चूज कर लेता हूं। ये जो रेड कलर के मैंने डॉटेड लाइंस बनाए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैंने डॉट डॉट से दिखाया है, लेकिन ये कंटिन्यूअस लाइंस हैं बेसिकली। ठीक है, और इन पे जो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट है, बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, इन पे किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, वो मैंने ब्लू कलर के एरो से दिखाया है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इतनी बात आई समझ में? क्लियर हुआ ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, और कैसे करके क्या क्या हुआ बेसिकली। अब इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के कुछ नोटिसिएबल पॉइंट्स हैं, तो उनको देखते हैं। तो ये मैं डायग्राम यहाँ पे क्लियर कर दूं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉइंट्स टू नोट। नंबर 1, द डिफ्लेक्शन इन द निडल्स। ये जो निडल्स थे, इनमें डिफ्लेक्शन इज मोर नोटिसिएबल व्हेन द करंट इज लार्ज
and the needles are placed close to the wire. तो देखा गया जब करंट का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दोगे, आप 5 एम्पियर की जगह पे 8 एम्पियर्स करंट ले लोगे और निडल्स को वायर के ज्यादा पास रख दोगे तो डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा दिखेगी, इनमें इनकी बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस द ओरिएंटेशन ऑफ द निडल. ये तो हमने देखा अभी पिछले डायग्राम में, ठीक है, कि आपने जब करंट को फर्स्ट डायग्राम में बाहर की तरफ लिया था, अपनी तरफ, तो जो ओरिएंटेशन निडल्स की बनी थी उसका उल्टा हो गया. जब आपने करंट अंदर की तरफ लिया सेकंड वाले डायग्राम में, तो निडल्स की ओरिएंटेशन रिवर्स हो गई. नंबर 3, iron fillings sprinkled around the wire arrange themselves in concentric circles with the wire as the center. ये मैंने समझा दिया. अब ध्यान से देखिए, तो इस एक्सपेरिमेंट से निकल के क्या आया? Since magnetic needles show deflection in the presence of magnetic field, magnetic needles मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन दिखाती हैं. तो ये फैक्ट पहले से मालूम था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैग्नेटिज्म ही किसी को मालूम नहीं था उस टाइम 1820 में. मैग्नेटिज्म मालूम था और इलेक्ट्रिसिटी भी मालूम थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कोई कनेक्शन बन सकता है ये एस्टैब्लिश कभी नहीं हुआ था, किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था. इस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो ऑयस्टेड ने किया, इसमें देखा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, इसके अराउंड मैग्नेटिक निडल्स डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं. मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट हो रही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो है वो ये मैग्नेटिक निडल्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही करते हैं. तो ऑयस्टेड concluded that moving charges or currents in a wire produced a magnetic field in the surrounding space. तो मूविंग चार्जेस यानी कि चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स जो वायर में फ्लो कर रहे हैं वो, या फिर इलेक्ट्रिक करंट आप कह लीजिए, जो कि कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने सराउंडिंग स्पेस में. तभी तो उस सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक निडल को रखा तो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की. Thus, this discovery gave the first empirical evidence of a connection between electric and magnetic phenomena. इस डिस्कवरी ने क्या किया? पहला एविडेंस दिया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट बच्चों आप समझ गए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट विद दिस ऑब्जर्वेशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके अब है मैग्नेटिक फोर्स. जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स का रिकैप्चुलेशन हल्का सा कर लेते हैं. क्विक रिकैप मैंने सोचा ये करवा देना जरूरी है थोड़ा सा, ताकि एक वैसा फील ना आए कि कुछ लिंक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि लिंक बना के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. चीजें अलग अलग नहीं है, चीजें बड़ी कनेक्टेड हैं. तो ये नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा भूल ही गए. ठीक है, तो लिंक नहीं बना पाएंगे आप. A quick recap from chapter 1. A point charge q generates an electric field at a distance r. होता है, there is a point charge q, एक point p है जो distance r पे, तो यहां पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि होता है kq by r square. ये चैप्टर 1 में पढ़ा है आपने, तो मैं ज्यादा इसकी अब डिटेल में नहीं घुसूंगा कि ये क्या होता था, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये सब आप जानते हैं. Where what is this K? Electrostatic constant 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught क्या होता है by the way? Absolute permittivity of free space. ठीक. A charge small q is placed in this region at this point P. तो अगर एक small charge q को इस point P पे रखा जाएगा, it will experience a force which is F is equals to QE. होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन. तो E की वैल्यू डाल देंगे, so it is kq by r square. And is it something new we are seeing? No, it is not nothing new. It is not nothing but the Coulomb's law. ये Coulomb's law यही होता है, दो चार्जेस r डिस्टेंस पे लाके रख दिए, इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन which is electrostatic in nature is
दिस फोर्स के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था कि किसी चार्ज के अराउंड एक फील्ड बनता है, ये फील्ड का कॉन्सेप्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? माइकल फैराडे। ये भी बड़े फेमस एक्सपेरिमेंटर रहे हैं और इन्होंने बड़े फेमस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए थे। तो हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे चैप्टर 5 पहुंचेंगे, 6 पहुंचेंगे। चैप्टर 6 में हम जानेंगे कि जैसे करके करंट से, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना से मैग्नेटिज्म का लिंक है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म से भी ऑब्वियसली करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का लिंक है। दैट इज मैग्नेटिक फिनोमेना कुछ हम करेंगे, अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा। मैग्नेटिक फिनोमेना हम कुछ करेंगे, उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। ये डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चैप्टर 6 में ये पूरा चैप्टर हमारा अलग से है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, माइकल फैराडे। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डिपेंड्स ऑन ईच पॉइंट इन स्पेस। ये तो आप मानते हैं। एक पॉइंट चार्ज क्यू के अराउंड किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है चार्ज से, कैपिटल क्यू चार्ज से, उस पे फील्ड की वैल्यू डिपेंड करेगी, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट इट कैन ऑल्सो वेरी विथ टाइम एट अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट पे बैठे बैठे ये टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है। मतलब आप डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे, डिस्टेंस आपने आगे रखा हुआ है। आपने कहा इस वक्त फील्ड इतनी है, और अगले ही पल यहां इसी पॉइंट पे फील्ड चेंज हो गई। तो ये जो डिफरेंस आया टाइम इंटरवल का, तो एक पॉइंट पे ही बैठे बैठे फील्ड आपकी टाइम के साथ साथ भी चेंज हो सकती है। तो ये भी हमारा आगे आएगा, जब फील्ड्स हमारा स्पेस एंड टाइम दोनों के साथ चेंज होती हैं। ठीक है। ऐसे वाले फील्ड्स भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब तक हम चैप्टर 8 में पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। बट इन दिस चैप्टर, तो मैं आपको वापस लाना चाहता हूं, इन दिस चैप्टर वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द फील्ड्स। हम अपना डिस्कशन सिर्फ यहीं तक कन्फाइन रखेंगे, उन फील्ड्स के बारे में ही बात करेंगे दैट डू नॉट चेंज विथ टाइम एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस। तो अभी आपको टाइम वेराइंग फील्ड्स के बारे में, टाइम के साथ वेरी होने वाले फील्ड्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर अपने आप आएगा ही आएगा। अभी आपने बस सोचना है उन फील्ड्स के बारे में। इस चैप्टर में डिस्कशन सिर्फ उन फील्ड्स की है जो टाइम के साथ साथ एक पॉइंट पे नहीं चेंज होते। स्पेस के साथ चेंज होंगे, मतलब पोजीशन बदलेगा तो फील्ड चेंज होगी, लेकिन टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने तभी इसको स्टार मार्क किया है। जस्ट एज अ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अ मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड्स का सोर्स समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। मूविंग चार्जेस या करंट्स, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेट के अराउंड बनता है ये तो है ही, वो तो पहले से मालूम था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसका कोई कनेक्शन पहले नहीं था, 1820 से पहले मालूम नहीं था। पहले नहीं था नहीं बोलूंगा, था तो हमेशा से, राइट। पर डिस्कवर 1820 में हुआ बाय हैंस क्रिश्चियन ओयर्सटेड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी है। तो इसको देख लेते हैं। द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी, कैपिटल बी। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की है टेस्ला। टेस्ला आपने सुना होगा, इलॉन मस्क की कंपनी है, लेकिन बात इलॉन मस्क तो बहुत बाद में आया है, ये तो मॉडर्न वर्ल्ड की बात है। हु वाज टेस्ला? इट इज निकोला टेस्ला। बहुत ही शानदार इन्वेंटर थे। ठीक है। और इन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के अंडर काम किया था, लेकिन फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। थॉमस एल्वा एडिसन, आप पढ़ें वॉर ऑफ करंट्स के बारे में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो निकोला टेस्ला एंड थॉमस एल्वा एडिसन के बीच में जो वॉर ऑफ करंट्स था, मतलब ये नहीं कि दोनों यू नो तारे लेके खड़े थे और एक दूसरे को करंट करंट लगा रहे थे, ऐसा वॉर ऑफ करंट्स मतलब आइडियोलॉजी का डिफरेंस, आइडियोलॉजी की वॉर। थॉमस एल्वा एडिसन प्रोपाउंडर थे डायरेक्ट करंट के, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था। इन्होंने एक जनरेटर बनाया था जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। सो थॉमस एल्वा एडिसन को आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको रबिश करके फेंक दिया। लेकिन देन वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री। एवरीथिंग वी यूज टुडे इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। सो निकोला टेस्ला, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेंटर।
ग्रेट इन्वेंटर, वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंटर्स। सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की गॉस। ये वही वाले गॉस हैं जिनका गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट में अक्सर कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस, ये याद रखिएगा। और एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, दैट इज एक गिवन पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम। अगर नहीं मालूम है तो बहुत खराब बात है, मालूम होना चाहिए। चैप्टर 1 में पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इस पे ढेरों क्वेश्चंस भी करे हैं, वीडियोस में है सब, आप देखिए जाकर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और आप भूल गए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, force on a charged particle entering in a magnetic field. There was a Dutch physicist called Hendrik Lorentz. He postulated the existence of electric charges in an atom. ये बहुत पुरानी बात है। तो एटम में इलेक्ट्रिक चार्जेस का पॉस्टुलेशन उन्होंने किया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं, फिर उस पर वेरियस टाइप के मॉडल्स आए, प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर्स मॉडल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, फॉर विच इनको नोबेल प्राइज मिला था 1902 में। चलिए, ये तो हिस्टोरिकल बात हुई। तो थोड़ा थोड़ा जानना भी जरूरी होता है, मतलब मेरा ये मानना है। ये बिल्कुल माइंडलेसली चीजों को बस पढ़ लेना और उन ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में एटलीस्ट आप दो दो लाइन भी ना जाने, तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत खराब लगता है। तो कुछ कुछ पता होना चाहिए, एक एक दो दो लाइन, एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं नहीं कहता कि उनकी पूरी हिस्ट्री आपको पता हो कि वो सुबह क्या खाते थे, रात को क्या खाते थे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर एटलीस्ट नोबेल प्राइज मिला था तो कुछ बहुत बड़ी बात थी ना। तो नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए मिला था, थोड़ा सा ये चीज। ओके, तो लॉरेंस ने कहा, अब मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक थर्ड ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा एंड में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, उसके बाद उस बॉक्स में कुछ लिखूंगा जो उसके कॉन्टिन्यूएशन में है। A moving charge experiences a force in an external magnetic field. ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक मूविंग चार्ज अपना तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही है, वो तो अपने आप में एक बात है। तो ये मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से है उसके साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, कैसे? मैंने एक्सेस बनाया है एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लू कलर का एरो है, दिस इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस की तरफ ले लिया है। मैं कहता हूं कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये रहा, पर्पल कलर से बनाया है मैंने। ये ओरिजिन पे रखा नहीं हुआ है, ये ओरिजिन से एंटर करता है, ओरिजिन से होते हुए एंटर करता है, और ये एक्स वाई प्लेन पर होते हुए गुजरता है। मतलब एक टेबल है एक्स वाई प्लेन, इस टेबल के ऊपर उस चार्ज को रगड़ते हुए आप लेके जा रहे हैं, और वो वाई एक्सिस मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ क्या कर रहा है, एक एंगल थीटा बना रहा है। इतनी बात समझ में आई? ये चार्ज क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, इट एंटर्स विद वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड b। तो कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इट एक्सपीरियंसेस, ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन v एंड b, क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टोरियली बात तो करनी पड़ेगी, वेक्टोरियली क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टोरियली क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अदरवाइज कैसे पता चलेगी, इट विल बी क्यू ब्रैकेट में v क्रॉस b। वर्ड ऑफ कॉशन स्टूडेंट्स, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट भूल चुके हैं तो इसमें 12th में आपको दोबारा वेक्टर प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। 11th क्लास का वेक्टर प्रोडक्ट रिकैप्चुलेट करिए, खुद ब्रश अप कीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता था।
दो वेक्टर्स का दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हैं दो वेक्टर्स का, इट गिव्स अ स्केलर। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो वो एक वेक्टर देता है आपको। और v के साथ b का क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, और इसमें ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। आप v क्रॉस b कहें या आप b क्रॉस v कहें, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो v क्रॉस b होगा फोर्स का डायरेक्शन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करी। So the direction of force will be along the positive z-axis as per the right hand screw rule. यही वाला right hand screw rule आप करके देखिए। आप xy प्लेन पे इन फिंगर्स का जो कर्ल है, इसे V से B की तरफ कर्ल कीजिए। आप कॉपी में बना के करिए, साथ साथ करिए, वीडियो को पॉज कर करके बिल्कुल करिए। बस बैठे बैठे ऐसे तकिया लगा के वीडियो नहीं देखना होता, कॉपी पेन लेके बैठना होता है। वी बी आप बनाइए पेज के ऊपर, और वी से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल कीजिए पेपर के ऊपर। तो आप देखेंगे आपका जो थंब है वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, पेपर से परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स। मतलब एग्जैक्टली जैसे मैंने बनाया है, अगर आप ऐसे ही पेपर पे बनाते हैं तो वी से बी की तरफ करेंगे तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज हुआ। अब इसमें कुछ केसेस डिस्कस करने हैं इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हमारे सामने है, क्यू वी बी साइन थीटा। When charge Q enters in the direction of magnetic field, अब मान लीजिए चार्ज Q थीटा एंगल पे एंटर ना करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एंटर करे, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ही चार्ज एंटर करे इस रीजन में, तो V इज पैरेलल टू B, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल बन गए। दैट मींस इन दोनों के बीच में थीटा हो गया जीरो। थीटा जीरो तो साइन जीरो होता है जीरो, तो फोर्स हो गया जीरो। तो इस केस में नो फोर्स विल एक्ट, द चार्ज विल गो अनडेविएटेड। तो चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और वो जैसे घुसा है वैसे का वैसा अनडेविएटेड आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट केस, नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। व्हेन चार्ज क्यू एंटर्स परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर ये चार्ज क्यू जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग एंटर करता, मतलब वाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का एंगल कितना है 90, अगर परपेंडिकुलरली एंटर करता तो V इज परपेंडिकुलर टू B, थीटा होता 90, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, मैं यहां पे लिख देता हूं, बाकी डायग्राम में तो बड़ा क्लियर है ही। थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड P, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो थीटा 90 मतलब साइन 90 इज 1, सो द मैक्सिमम फोर्स इज QVB। ये मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 90 पे मैक्सिमम है, उससे 0 से 90 के बीच में 1 से कम ही है वैल्यू, तो मैक्सिमम फोर्स हो गई। तीसरी बात, व्हेन Q इज एट रेस्ट, आपने एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वेलोसिटी वेक्टर जीरो है उसका, तो उसका v जीरो है, तो एंगल चाहे जो मर्जी हो, अब तो एंगल कुछ बचा ही नहीं जब उसका v जीरो है, तो v जीरो है तो सिंपली फोर्स जीरो हो गया। मतलब एक चार्ज, रखे रखे चार्ज पे जो रेस्ट पे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड पे, उस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा इज मैग्नेटिक फोर्स। कोई वेलोसिटी नहीं है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी बेटा। अब लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, चार्ज अगर नेगेटिव हो, क्योंकि मैंने इससे पहले इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये होगा V क्रॉस B, अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमारा F क्या बन जाएगा, -Q V क्रॉस B। आपको पता है, मतलब पता नहीं है तो मैंने दोबारा कहा, आप 11th का जाके ब्रशअप कीजिए, कि जब मेरे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके आगे अगर एक माइनस साइन है, माइनस साइन अगर आप अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है क्रॉस का, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा B क्रॉस V। तो अब आप इसी डायग्राम के हिसाब से B क्रॉस V का मतलब है B से V की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी की तरफ अपने फिंगर्स का कर्ल कीजिए।
बी से वी की तरफ फिंगर्स का कर्ल कीजिए और देखिए थंब किधर जा रहा है ऑटोमेटिकली। थंब जा रहा है नीचे की तरफ। थंब जा रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सी एक्सिस है? नेगेटिव जेड एक्सिस, इस डायग्राम के हिसाब से। सो बी क्रॉस वी की जो डायरेक्शन होगी वो है नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर क्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड विद वेलोसिटी वेक्टर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय वेलोसिटी क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक। अब मैं आता हूं उस ब्लैक कलर के बॉक्स में जो मैंने बनाया था। तो इसमें ये जो साइंटिस्ट थे, लॉरेंस भाई साहब, हेनरिक लॉरेंस, डच फिजिसिस्ट। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे मौजूद हों तो एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स लगेगा Q टाइम्स E, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, प्लस Q V क्रॉस V, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। तो मतलब ये हो गया F इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। वेक्टर साइन लगाना मत भूलना बेटा, क्योंकि वेक्टर सम हो रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऐड नहीं हो रहा है, सिंपल। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का सम है, ये जो ये वाला टोटल है मेरा F, इसे बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, आफ्टर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट हेनरिक लॉरेंस। तो चार्ज पार्टिकल जब दोनों फील्ड्स के मौजूदगी में एग्जिस्ट करेगा, उसमें से पास करवाया जाएगा, रखा जाएगा या पास करवाया जाएगा। देखिए रखा जाएगा तो पहली बात है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। द मोमेंट वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी एक स्पीड आ जाएगी। जैसे ही उसकी एक स्पीड आएगी तो वो मैग्नेटिक फोर्स की एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम है इसे बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा लिख के थियोरेटिकल टाइप का था, तो मैंने इसको पहले से लिख के कर दिया, थोड़ा वीडियो का टाइम सेव होता है। अब मैं जो करवाऊंगा डेरिवेशन वो लिख के करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी बात नहीं हो रही है। उसको एक प्री एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्यों कह रहा हूं मैं, उसको एक प्री एग्जिस्टिंग फील्ड, जैसे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, उसमें रखा गया है। उसमें रखा गया है। इसके बारे में आपने थोड़ा सा किक वायर एक्सपेरिमेंट एक था क्लास 10th में एनसीईआरटी में, तो आप वो जाके देख सकते हैं कि वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस टाइम कोई मैथमेटिक्स शायद नहीं था, पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एक किक एक्सपीरियंस होती है। द मोमेंट सर्किट इज कनेक्टेड, द मोमेंट सर्किट इज कनेक्टेड, करंट इज पास्ड, एक एक्सपीरियंस इज द फोर्स दैट्स कॉल्ड अ किक। तो वो लूप से बाहर चला जाता है, फिर सर्किट ब्रेक हो जाता है, फिर वो वापस ग्रेविटी के से अंदर आता है, फिर सर्किट कनेक्ट हो जाता है, फिर फोर्स लगती है, फिर वो बाहर, ये जो किक लगती है, तो एक किक वायर एक्सपेरिमेंट था। अगर आपका सिलेबस से कट किया था उस टाइम तो मुझे पता नहीं, आप नेट पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो किक वायर एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो वो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग गई है। तो एक कंडक्टर बनाते हैं। तो मैं एक कंडक्टर का हिस्सा ले लेता हूं। इस कंडक्टर की लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A। मैं कहता हूं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में I। दैट मींस इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल कंडक्टर है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन बनाता हूं। इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरफ लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है। अब मैं ये नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाने नहीं बैठूंगा, वो सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो चुका है, जाके
प्रीवियस वीडियोस देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो कंडक्टर का मैंने डायमेंशंस डिफाइन कर दिए। अब मैं बनाता हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जो है वो इस कंडक्टर को ऐसे करके क्रॉस करती हुई जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड ये ग्रीन कलर का बना दिया मैंने। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंस स्पेस है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर मैं यहां पे कहूं आपको व्हाट इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना है, तो मैं अगर इस फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करूं तो स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू माइनस ई ब्रैकेट में इसका वीडी क्रॉस बी। नोटिस कीजिए यहां पे आपका नेगेटिव साइन है चार्ज के साथ, क्योंकि बात यहां पे इलेक्ट्रॉन की हो रही है। ठीक है, माइनस ई वीडी क्रॉस बी। अब मैं डिफाइन करता हूं लेट स्मॉल एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी कोई नई क्वांटिटी नहीं है आपके लिए। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में नंबर डेंसिटी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी होती है वो। तो नंबर डेंसिटी आपने डिफाइन किया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं उसे कैपिटल एन कहूं, सो इट विल बी नंबर डेंसिटी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। नंबर डेंसिटी का मतलब ही होता है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका वॉल्यूम होगा ए एल। तो ये हो गया एन ए एल, ये हो गया कैपिटल एन विच इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स है निकाल ली है, मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं। तो बेसिकली इस कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो टोटल इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेट फोर्स लगेगी वही इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स होगी। क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर और तो कोई कंपोनेंट है नहीं, चलते फिरते इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बस, वो भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। तो जो टोटल फोर्स होगी, सो देयरफॉर द टोटल फोर्स इट विल बी F is equals to n times F. So it is equal to, टोटल फोर्स को मैंने कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया माइनस एन ई ए एल, और जो वेक्टर वाला पार्ट है वो ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेगा, वीडी क्रॉस बी। देखो एन ई ए एल ये सारे स्केलर चीजें हैं, और वेक्टर वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी एक वेक्टर है, ठीक है ना, फोर्स है। अब इस इक्वेशन को आप हाईलाइट कर लो। अब आपको मैं एक पुरानी इक्वेशन याद दिलाता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। वी नो चैप्टर 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ पे इन सिंबल्स के मीनिंग वही है जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। एन इज नंबर डेंसिटी, छोटा वाला एन इज नंबर डेंसिटी, ई इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे आई इज द करंट। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बोथ साइड एल से मल्टीप्लाई करता हूं। बोथ साइड में एल से मल्टीप्लाई करता हूं। अब अचानक ऐसा क्यों किया मैंने, वो इसलिए किया बिकॉज एक आप अब नई चीज अब सीखेंगे यहां पे। देखिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हम कहते हैं कि एक चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो सिमिलरली एक करंट एलिमेंट वैसे तो
फ्लो में कह देते हैं कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बट एक्चुअली इट इज द करंट एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या नई चीज है करंट एलिमेंट? कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। करंट की डायरेक्शन में अगर आप एक छोटा सा लेंथ ले लें, तो करंट इनटू दैट छोटा वाला लेंथ, दैट इज करंट इनटू दैट छोटा वाला लेंथ, this entire thing becomes a vector. This entire thing becomes a vector, and this IL vector is called current element. इस वेक्टर का नाम है करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आगे जाके अगले वीडियो में एक आएगा बायोट-सावर्ट लॉ, तो वहां पे हम यही बात करेंगे कि एक पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट एलिमेंट। जबकि अकेले आई क्या है? अकेले आई तो सिर्फ करंट है, और करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मैं यहाँ पे आईएल के ऊपर वेक्टर लगा दूंगा। तो यहाँ पे राइट साइड पे वेक्टर कौन है इनमें से? यहाँ पे वीडी वेक्टर है। अब ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में ही होता है, जबकि करंट का ऑफिशियली कोई डायरेक्शन नहीं है। करंट खुद स्केलर है। करंट वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो भी नहीं करता, बट वायर में करंट की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट होता है। दैट इज करंट इनटू कोई भी पर्टिकुलर लेंथ मल्टीप्लाई आप ले लें, दैट इज अ करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट। ये बात तो हमें फंडामेंटली मालूम है। तो दैट मीन्स दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके आगे भैया माइनस लगाना तो बनता है। माइनस लगाना बनता है। अगर मैं कहता हूं कि एक्स एक वेक्टर y के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड का है, तो यहां पे एक माइनस साइन लगेगा कि नहीं? तो वही वाली बात है। तो वेक्टर साइन लग जाने पे IL एंड VD आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। IL एंड VD ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वेक्टर साइन लगने के बाद आगे एक माइनस आएगा। अब आप इसको गोला मार दीजिए। अब आप देखिए कि इस इक्वेशन में 1 2 3 4, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में कौन सा हिस्सा NEALVD NEALVD ये सारा का सारा माइनस साइन समेत IL के बराबर है। तो ये मेरा बन जाएगा F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस्ड विथ B। IL क्रॉस्ड विथ B, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। सो बेसिकली फोर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो मैग्नेटिकली क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आपको ध्यान है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, अगर A क्रॉस B आप लिखते हैं, हाँ वेक्टर C इज A क्रॉस B, तो C का मैग्नीट्यूड होता था AB साइन थीटा, क्लास 11th वेक्टर प्रोडक्ट। तो F हो जाएगा यहां पे ILB साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहां पे इस डायग्राम में अब थीटा दिखा देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में ही IL है, तो इसी में I के बाद L लिख के वेक्टर लगा दूं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रीन वाला एरो। तो ये रहा IL और इसके बीच में ये एंगल थीटा, ये रहा थीटा, ठीक है। तो मैं पहले से थीटा बना देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि थीटा का क्या मीनिंग है। थीटा बहुत बाद में आया है जाके, क्योंकि करंट एलिमेंट हमने बाद में डिफाइन किया। करंट एलिमेंट स्टेप वाइज चलते चलते कहां पे करंट एलिमेंट की जरूरत हमें पड़ी? हमें करंट एलिमेंट की जरूरत यहां पे पड़ी। अब इसमें दो छोटे छोटे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ
अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में ही हो, मतलब ये रहा मेरा कंडक्टर, ये फ्लो कर रहा है करंट, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ही है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया जीरो। तो एंगल जब मेरा जीरो हो जाएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, फोर्स इज जीरो। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। अगला केस, थीटा इज इक्वल्स टू 90, साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम फोर्स हो गया IL, मैक्सिमम फोर्स हो गया आपका ILB। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। डिटेल में मैंने लिख लिख के एग्जैक्टली एक एक स्टेप्स दिखाए हैं, अच्छे से इसको देखिए, समझिए, डायग्राम बनाइए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, लेकिन वीडियो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, धीरज धरिए। लास्ट टॉपिक के बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिजिक्स कभी भी बिना क्वेश्चंस करे खत्म नहीं होता है, किसी का थ्योरी थ्योरी बता दिया और फिजिक्स खत्म हो गई। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो टॉपिक्स का जो सारा गुच्छा है वो थियोरिटिकली हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस करना जरूरी है, ये आपका माइंड ओपन करता है, आप कैलकुलेशंस के आदी होते हैं तब जाके। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक में देखिए, तो इसमें देखिए क्या है, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से हमारा चार्ज में फोर्स लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात हम कर रहे हैं मोशन की, मतलब कैसा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल मोशन, स्प्रिंग जैसा शेप का मोशन, कैसा मोशन, मोशन कैसा होगा इसके अंदर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी। तो एसेंशियली यहाँ पे क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब मैंने कुछ आगे माइनस नहीं लिखा तो क्यू बी क्रॉस बी, क्यू इज पॉजिटिव। ठीक, ये हम जानते हैं। अब हमें एक क्रॉस प्रोडक्ट का नियम आपको मैं याद दिला देता हूं, क्लास 11th का है, कि जब लिखा जाता है वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तो इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि वेक्टर सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। और ऐसा हमने देखा भी था, वी क्रॉस बी, जो वी एंड बी वेक्टर्स थे वो एक्स वाई प्लेन पे थे, और फोर्स आया था जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस जो है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स ही एक्स वाई प्लेन पे पड़े हुए हैं। तो एक्स वाई प्लेन पे कोई भी वेक्टर अगर है उसके परपेंडिकुलर ही हुआ जेड एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का ये रूल भी था। दैट मीन्स हम इस रूल को अब एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब इससे हम लॉजिक निकालेंगे कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी है एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये मैंने क्रॉस 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 क्या बनाया है, ये जो मैंने क्रॉस 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 बनाया है, ये क्रॉस है इनवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने सबसे पहले वाले में देखा था, डॉट था बाहर आता हुआ और क्रॉस था अंदर जाता हुआ। तब मैंने क्रॉस के बाहर एक गोला भी बनाया था। वो कई बार आप गोला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बनाइए, सिर्फ क्रॉस भी दिखाइए, तो भी वो मीन एक ही करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। एक सर्कल मैंने पहले से बना दिया है। अब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ये सर्कल क्यों बनेगा, सर्कुलर पाथ क्यों आएगा। एक चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी v से एंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो वेलोसिटी v जो है ये आपके प्लेन के ऊपर ही है, प्लेन के ऊपर ही मैंने परपेंडिकुलर बनाया है ये, सॉरी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं, उल्टा मत समझिएगा इसको। ये जो शीट ऑफ पेपर है जिसपे मैं बना रहा हूं, इसी के ऊपर ही मैंने ऊपर की तरफ वेलोसिटी वेक्टर बनाया है, मतलब ऐसे बनाया है सिंपल। और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रहा है। अब आप लगाइए राइट हैंड स्क्रू रूल। v है सीधा और b है अंदर, तो v से b घुमाइए, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड पे। आप मुझे मत देखिए, आप मुझे देख पा रहे हैं कि मेरी थंब राइट को जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जिस कैमरे में कर रहा हूं तो ये रिवर्स इमेज देता है, तो ये लैटरल इन्वर्जन, तो ये आपका मेरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है।
दैट मीन्स ये जो मेरा फोर्स बनेगा ये लेफ्ट की तरफ ऐसे बनेगा। तो अब फोर्स को फोर्स को ये v क्रॉस भी तो हमेशा फॉलो होगा, तो फोर्स को वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा। फॉर फोर्स टू रिमेन परपेंडिकुलर, फॉर फोर्स टू रिमेन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ऐसा किस टाइप के पाथ में पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ एक ही टाइप के पाथ में पॉसिबल है, जो कि है सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में ये चार्ज पार्टिकल घूम के यहां पे आ जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, और फिर से v क्रॉस भी अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा फोर्स इस तरफ। फिर ये चार्ज पार्टिकल घूम के आ जाएगा इस तरफ, इसकी वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, और फोर्स आपको मिलेगा इस तरफ। सिमिलरली v क्रॉस b करिए, फोर्स मिलेगा आपको इस तरफ। आपको दिखाई दे रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस से मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए हैं, फोर्सेस जो है वो अंदर की तरफ आ गए हैं, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स होती है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई फोर्स अगर सर्कमफेरेंस से सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहने के लिए हमेशा थ्रू आउट द मोशन ये वाला पाथ फॉलो होना पड़ेगा। दिस इज द लॉजिक, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन force is always perpendicular to the velocity. Velocity is always tangential to the circular path, and force is perpendicular to the velocity directed towards the center of the circular path. So for force to remain perpendicular to velocity, the path will be circular. ठीक है, ये डिस्कशन यहां पे खत्म हुई कि मोशन कैसा है, सर्कुलर। अब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर करे, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, चार्ज पार्टिकल भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो देयर विल बी नो फोर्स, वो पार्ट तो सॉल्व है। 90 वाला केस डिस्कस कर लिया, 90 पे एंटर करेगा तो पाथ बनेगा सर्कुलर। पर क्या सिर्फ 0 और 90 एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं, इन बिटवीन कोई भी तो एक्यूट एंगल हो सकता है। इन बिटवीन कोई भी तो एक्यूट एंगल हो सकता है। फॉर दैट मैटर कोई ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज से ज्यादा नहीं होगा, 180 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वी एंड बी के बीच का स्मॉलर एंगल लेना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वी एंड बी के बीच का एंगल आपने 260 ले लिया है। नहीं, आपको स्मॉलर एंगल लेना पड़ेगा, विच विल बी 100 डिग्रीज। 360 से 260 माइनस करके 100 डिग्री होगा एंगल। स्मॉलर एंगल, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो अगर किसी एंगल थीटा पे एंटर करे तो क्या होगा, इस बात को समझते हैं। अब है मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो व्हेन वी हैज अ कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, वी का जब एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, कंपोनेंट यानी कि जब वी बी के साथ एक एंगल पे एंटर करेगा, ऑब्वियसली तभी तो कंपोनेंट होगा। ये काम है बी। तो चार्ज पार्टिकल एक एंगल थीटा बनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, ठीक है। तो अब मेरे वी के कंपोनेंट्स बनेंगे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी वी कॉस थीटा, इसको मैं V1 कह दूं, एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी V साइन थीटा, मैं इसको V2 कह दूं। ठीक, तो बार बार मुझे V cos थीटा V साइन थीटा पूरा पूरा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में एक नाम दे दिया V1 V2। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं। हाँ जी, अब देखो V का कंपोनेंट जो अलोंग B है, तो V1 वो वाला कंपोनेंट है V का जो अलोंग द B है, तो V1 इज पैरेलल टू B। V1 जो है वो B के पैरेलल है, यो B के अलोंग ही है। ठीक है, तो नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स
ड्यू टू V1 कंपोनेंट। V1 कंपोनेंट के कारण, चार्ज पार्टिकल के V1 कंपोनेंट के कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, बिकॉज पैरेलल है, तो थीटा 0 है V1 एंड B के बीच में। बट ड्यू टू V2 विच इज परपेंडिकुलर टू V, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट, है ना। और वो भी मैक्सिमम वाला, क्योंकि V2 एंड B के बीच में एंगल है 90, तो मैक्सिमम वाला एक्ट करेगा V2 की वजह से। तो आपका जो फोर्स होगा वो होगा Q V2B sin 90। sin 90 is 1, so F is equals to Q V2B। ठीक है। और अभी हमने सीखा कि जब कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। तो V2 के कारण पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ, ड्यू टू V2 कंपोनेंट। देखिए वेलोसिटी तो V है, उसके दो कंपोनेंट अलग अलग खेल दिखा रहे हैं। V1 जो है उसके कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, और V2 जो है उसके कारण सर्कुलर पाथ बनेगा, क्योंकि V2 परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ये सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो F इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mv2 बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। r क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ का। mv2 बाय r, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, v2, तो mv2 बाय r इज द फोर्स। तो ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो ये जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं क्यू वी टू बी इज इक्वल्स टू mv2 बाय r। एक V2 से एक V2 कट गया, तो आपको मिल जाता है r इज इक्वल्स टू mv2 बाय में QB। इस इक्वेशन को स्टार मार्क कर दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। r इज इक्वल्स टू mv2 बाय QB। तो अब इस इक्वेशन में आप देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है, mv2 जो न्यूमरेटर में है वो मेरा मोमेंटम है, वो मेरा मोमेंटम है। दैट मींस r जो है वो मोमेंटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा बड़ा रेडियस वो कवर करेगा। तो अब मैं फर्दर ये लिख सकता हूं, V2 को बेटा सर्कुलर मोशन है, V2 को मैं आर ओमेगा लिख सकता हूं। ये भी फॉर्मूला आपने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो V2 इज इक्वल टू आर ओमेगा। दैट मीन्स आप यहां पे क्या कह सकते हैं, R इस फॉर्मूले में R इज इक्वल्स टू M, V2 की जगह पे लिख दीजिए आर ओमेगा बाय में QB। तो आपका R बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया QB इज इक्वल्स टू M। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, दैट इज 2 पाई बाय टी। ये कुछ नया नहीं है, सर्कुलर मोशन की बातें हो गई हैं बस। तो फंडामेंटल्स अगर इतने ही भूल गए हैं कि सर्कुलर मोशन भी कुछ भी याद नहीं है 11th का, तो प्लीज वो जाके थोड़ा देखना पड़ेगा। हर चीज बेसिक से नहीं करवाई जा सकती हमेशा। सो ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। ठीक है। और टी क्या है, टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में एक राउंड मारने का जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टी। सो दिस इज टाइम पीरियड इज बेटा 2 पाई m बाय क्यू बी।
नोटिस कीजिए, ये टाइम पीरियड ना पार्टिकल के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना पार्टिकल के रेडियस पे डिपेंड करता है। ये पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्री एग्जिस्टिंग है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज द टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन। टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब आप सोच के देखो, ये जो V1 है ये तो बी के डायरेक्शन में है, यहां बात करी हमने। V1 जो है वो बी के डायरेक्शन में है, इस कारण से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो कोई फोर्स जब नहीं लग रही है V1 की वजह से, तो कुछ पाथ वो लीनियर भी जाएगा चार्ज पार्टिकल। और किस स्पीड से जाएगा? V1 स्पीड से जाएगा। देखो, फोर्स ना लगने का मतलब ये नहीं होता ना कि वो रेस्ट पे आ गया। वो V1 स्पीड उसकी बी के अलोंग थी, V1 स्पीड उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थी। तो V1 स्पीड से वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू तो करेगा ना, तो उसका लीनियर पाथ तो चलेगा। सो दैट मीन्स, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, तो मेरा V1 था पैरेलल टू बी। ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो दिस मेक्स द चार्ज मूव इन अ लीनियर डायरेक्शन। दैट इज, कौन सी लीनियर डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही, क्योंकि उस पर कोई फोर्स तो नहीं लग रही ना, उस पर कोई फोर्स तो नहीं लग रही, तो वो तो कहीं इधर उधर तो जाएगा नहीं, वो जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी में कंटिन्यू करेगा। तो V1 के कारण ये हो रहा है, इट विल मूव इन अ लीनियर डायरेक्शन। अब लॉजिक सुनिए ध्यान से, सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका V2 के वजह से, सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका V2 के वजह से। और सर्कुलर मोशन का हमने रेडियस भी निकाल लिया और एक चक्कर घूमने का टाइम पीरियड भी निकाल लिया। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है V2 की वजह से, और V1 की वजह से वो लीनियर जा रहा है। सो V2 is perpendicular to B, theta is 90, centripetal force, everything is acting. So this is circular path with radius and time period all calculated. ठीक, that means the combination of linear plus circular path, अब आप सोच के देखो, एक चार्ज पे उसका पाथ लीनियर भी है और सर्कुलर भी है, तो इकट्ठा ये कैसा इफेक्ट देगा? इट विल बी अ हेलिकल पाथ, दैट इज शेप ऑफ अ हेलिक्स, एक स्प्रिंग जैसा। डीएनए हेलिक्स पढ़ते हैं आप लोग, तो शेप ऑफ अ हेलिक्स, स्प्रिंग होता है फिजिक्स में, स्प्रिंग खिंचता है बंद होता है। ठीक है, तो हेलिकल पाथ। तो कैसा डायग्राम इसका बनेगा? ये है V, ये है B, ये था V1, ये था V2, ये था एंगल थीटा। तो अब ये हेलिकल पाथ बनाएगा इस प्रकार, यहां से स्टार्ट करके ऐसे करके। तो देखिए, अगर ये सिर्फ सर्कल घूमता, अगर ये सिर्फ सर्कल घूमता तो सर्कल ही घूमता रहता, अगर सिर्फ परपेंडिकुलरली एंटर करता। अगर लीनियर एंटर करता तो लीनियर लीनियर ही निकल जाता। अब लीनियर भी है और सर्कल भी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्कुलर पाथ में एक चक्कर तो काटेगा, साथ साथ कुछ लीनियर डिस्टेंस भी मूव कर जाएगा। तो आप देखिए यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे हैं,
पॉइंट M कह दीजिए। अब यहां से ये इसका पाथ है, M से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये जब N पे आएगा तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया, M से N इसका एक सर्कुलर राउंड पूरा हो गया। लेकिन क्या ये सर्कल का एंड वहीं पे खत्म हुआ आके? नहीं, M से N इसने कुछ लीनियर डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर लिया। और ये लीनियर डिस्टेंस ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? ये v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। सो द लीनियर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय स्पीड v1। v1 स्पीड से इसकी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, और सर्कुलर मोशन इसका परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के कारण हो रहा है। तो दोनों का मिक्सचर चल रहा है, हेलिकल पाथ, स्प्रिंग जैसा पाथ। सो ये जो बेटा mn डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। इट इज द linear distance traveled along the magnetic field in one rotation। एक रोटेशन जब पूरा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ने जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। तो हमारा पिच ऑफ हेलिक्स, अगर मैं इसको एक सिंबल डी से डिनोट कर दूं, डी मैंने ऑर्थोआइगस कहीं यूज नहीं किया, तो डी हो जाएगा मेरा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? v1। और टाइम बता सकते हैं क्या होगा? कितने टाइम में ये m से n पहुंचा? एक टाइम पीरियड, एक सर्कल भी तो पूरा कर लिया साइमल्टेनियसली। तो v1 इंटू में कैपिटल टी, यही सर्कुलर मोशन वाला टाइम पीरियड, यही वाला। एक सर्कुलर मोशन भी तो कवर कर लिया ना। तो d1 हो गया आपका v1 टाइम्स, और t की क्या वैल्यू है? 2πm अपॉन में qb। तो जब पिच ऑफ द हेलिक्स निकालने को आए क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी टाइम्स 2πm अपॉन qb करेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हुआ इस वीडियो का, जो कि इस चैप्टर का मैं पार्ट 1 कहूंगा। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने सोचा है टोटल 5 वीडियोस में डिवाइड करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और सिर्फ टॉपिक टॉपिक पढ़ा देने से नहीं होता, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने होते हैं। तो बहुत सारा इकट्ठे टॉपिक्स ले लेंगे तो फिर उन पे क्वेश्चंस कराते कराते एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो आपके लिए भी एक ओवरलोड सा हो जाएगा। तो बेटर यही है, मैंने इसको 5 वीडियोस में डिवाइड किया है। ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का, इस प्लेलिस्ट का। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग है, आपको मालूम है, अब तक तो आप मेरे चैनल पे देख चुके हैं। तो ये पहला वीडियो है, इसमें कंटेंट यहां तक है। अब शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअली आपका दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको यह समझ में आएगा कि जो हमने फॉर्मूला किया है F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, उसमें एंगल कैसे चूज करते हैं प्रॉपरली। क्वेश्चन क्या है? एक PMN एक लूप ऑफ वायर है, इसमें एक करंट है। अब आप ये मत सोचने लग जाइएगा ये करंट अब ये है कैसे, कोई सेल तो लगा नहीं हुआ। ये मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली सेल्फ सस्टेनिंग करंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई करंट एग्जिस्ट कर नहीं सकता किसी लूप में विदाउट एनी सोर्स ऑफ एक्टिव एनर्जी विच इज अ सेल। पर आप उस चीज में मत जाइए, ये करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है, P से M, M से N, N से P, फ्लो करता ही जा रहा है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप है, साइड इसकी L है। आपको इंडिविजुअली सेक्शंस ऑफ द वायर PM, MN एंड NP पे फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, ये PM के पैरेलल है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले PM। PM वाले हिस्से में फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स ऑन PM इट इज इक्वल टू I, कितनी लंबाई है PM की? L क्रॉस B। और PM का जो करंट एलिमेंट है उसके और B के बीच में एंगल कितना है? 0, सेम डायरेक्शन में है।
तो आई एल बी साइन 0, मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, तो ये हो गया मेरा, इसको मैग्नीट्यूड ही कर देते हैं, दिस इज 0। पहला आंसर आ गया, पीएम पे कोई फोर्स नहीं है। अब अब आता है मेन इसका ट्रिकी पार्ट। अब यहां पे करते हैं स्टूडेंट्स गलतियां, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं हिस्से एमएन की, द पोर्शन ऑफ द वायर एमएन। अब एमएन में आप देखो, सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना है, 60। तो एमएन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये रहा करंट, और इस पॉइंट से यह है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दो वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर एंगल निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहले कोइनिशियल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आई एल, मतलब एमएन की डायरेक्शन में जो आई एल है, उसके और बी के बीच में क्या एंगल है, ये वाला 120। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, गलती भी बता देता हूं कि गलती कहां पे करेंगे स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड ये लेंगे, और ये रहा करंट, ये एंगल ले लेंगे, ये 60 तो ये 60, एंगल 60 ले लेंगे, पर ये हो जाएगा गलत आपका, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। तो आई एल एंड बी को इनिशियल क्या एंगल क्या बन रहा है, स्मॉलर एंगल 120। सो देयरफॉर आपका फोर्स ऑन एम एन हो गया आई एल बी साइन 120। अब साइन 120 इज √3/2, सो दिस इज √3/2 आई एल बी। ये दूसरा आंसर आ गया। साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। अगर मैं आई एल क्रॉस बी करूं, आई एल क्रॉस बी वेक्टोरियली, तो आई एल क्रॉस बी देखिए, आई एल ऐसे है, बी ऐसे है, आई एल से बी की तरफ राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए, फिंगर्स को घुमाइए, थंब कहां जा रहा है, बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर जा रहा है। सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर गोइंग इनवर्ड। ये लिखना जरूरी है, गोइंग इनवर्ड या कमिंग आउटवर्ड, क्योंकि कमिंग आउटवर्ड भी परपेंडिकुलर ही होता है। अब आ जाते हैं एनपी वाले हिस्से पे, एनपी वाले हिस्से पे। अब एनपी वाले हिस्से पे देखिए क्या होगा, एनपी वाले हिस्से पे ये मेरा करंट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट दूंगा, ये रहा आई, और ये रहा मेरा बी। तो आई एंड बी के बीच में ये रहा एंगल 120। गलती जो स्टूडेंट्स करेंगे, जो मतलब जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जिनको या जिनको एंगल लेने में कंफ्यूजन हो गई या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, वो बी यहां पे लेंगे और करंट और इसके बीच में एंगल बड़े कन्वीनियंटली 60 ले लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये होगा एंगल 120 इसके बीच में भी। सो दिस विल बी अगेन force on NP, it will be ILB sin 120. सेम आंसर आएगा √3/2 ILB, सो इट विल बी, अब आप करके देखिए, IL से B घुमाइए, IL नीचे की तरफ है, B इस तरफ है, IL से B फिंगर्स का कर्ल घुमाइए, थंब आपकी तरफ आ रहा है, थंब इज कमिंग टुवर्ड्स यू, सो फोर्स is again perpendicular to the plane of paper going, or I should write going नहीं, I should write proper word coming. गोइंग का मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमसे दूर जा रहा है, गो, कमिंग मतलब हमारी तरफ आ रहा है, कमिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ, कमिंग आउटवर्ड, वो था गोइंग इनवर्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया इसको, क्वेश्चन को ध्यान से, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कई बार आया हुआ है, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, पर फंडामेंटली अगर आपको चीज मालूम है तो आप घबराएंगे नहीं। अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल ऑल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तीन पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तीनों की बराबर काइनेटिक एनर्जी है, इस बात को ध्यान रखिए। ऑल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के तीनों एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली घुसते हैं। अगर आरपी, आरडी एंड आर अल्फा रेडियाई हैं उनके सर्कुलर पाथ्स के, तो इससे ये पता चल गया कि सर्कुलर पाथ होगा। और चलो नहीं भी बताते, हमें तब भी मालूम था। कैसे मालूम था? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है बच्चों कि चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तीनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। हमने पढ़ ली है ये बात, ठीक है ना? ये देखो, ये देखो यहां पे हमने पढ़ा ना, ये परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ होगा इसका, तो हम ये बात जानते हैं। तो रेडियाई होगा सर्कुलर पाथ का, तो हमें रेडियाई ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियाई ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, रेडियाई ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियाई ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है। ये दो रेशियोज निकाल के दिखाने हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। अब सबसे पहले आपको मैं पहचान करवा दूं कि ये तीनों पार्टिकल्स हैं क्या, फॉर द स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको केमिस्ट्री में कब ये क्या पढ़ाया गया है, तो मैं इसको कोई भी चीज अननोन नहीं रखना चाहता कि मैं बस पढ़ा के चला जाऊं और आपको पता ही ना लगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल फंडामेंटली होता क्या है। तो पहले ये पहचान करवा दूं आपको मैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन आपको पता है बेटा, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रोटॉन से ही बनता है सिर्फ, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो प्रोटॉन इज बेसिकली हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन H लिखा, और यहां पे लिखा 1, यहां लिखा 1, लेफ्ट साइड पे ऊपर, लेफ्ट साइड पे नीचे, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है? तो ऊपर हम लिखते हैं मास और नीचे लिखते हैं हम चार्ज, ठीक? तो 1 1, ये है हाइड्रोजन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन इज बेसिकली हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिसका मास नंबर होता है 2 लेकिन एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक? और अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इसे एक नाम दिया गया है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो ये लिखा हीलियम, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। साथ साथ में थोड़े इसके स्ट्रक्चर भी बना के मैं दिखा दूं कि आपको एक विजुअलाइजेशन रहे कि ये है क्या। प्रोटॉन इज बेसिकली हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 प्रोटॉन, ठीक? इसका चार्ज कितना है? अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं, इसका चार्ज है +1, एक ही तो प्रोटॉन है ना। न्यूट्रॉन में आपका एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है? तो तभी मास नंबर हो गया 2 लेकिन एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका भी जो चार्ज है वो चार्ज इसका +1 ही है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, न्यूट्रॉन से एक बात याद आई, अगर न्यूट्रॉन एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में तो कितनी फोर्स लगेगी? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। क्यू 0 है तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी भी साइन थीटा में, क्यू ही 0 है तो F 0 हो गया, वन ऑफ द केसेस। तो कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सोचा कीजिए, थॉरोली सब चीज पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई न्यूट्रॉन अगर एंटर करता है अकेले। तो यहां पे न्यूट्रॉन पे चार्ज है +1। अल्फा पार्टिकल बड़ा न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका चार्ज कितना हो गया? +2, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन के कोई चार्ज नहीं है और 2 प्रोटॉन के लिए चार्ज हो गया +2, ठीक है? अच्छा, साथ साथ में मैं थोड़ा सा मास के बारे में भी लिख दूं। अगर मैं कहूं कि मेरा मास ऑफ प्रोटॉन को मैं लिख दूं mp, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो देखो, वैसे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से
स्लाइटली हैवी होता है, स्लाइटली। पर प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को इक्वली मास्ड मान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स प्रोटॉन के मास का डबल हो गया, तो ये हो गया 2 mp। और यहां पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो ये हो गया 4 mp। मतलब ये मास ऑफ प्रोटॉन का डबल न्यूट्रॉन का मास, और अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स। अब ये क्यों लिखा मैंने, ये सारा मैंने क्यों लिखा, ये हमारे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प कर देगा, थोड़ा जल्दी काम हमारा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया इस चीज का। अब सर्कुलर पाथ में हमें पता है कि व्हाट इज द रेडियस, mv बाय क्यूबी। अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो में पीछे जाके देखिए, चलिए मैं ही दिखा देता हूं। ये रहा, mv बाय क्यूबी इज द रेडियस। ठीक है। अब आप mv को, बेटा mv है मोमेंटम, मोमेंटम को आप लिख सकते हैं 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा लिखने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज दिस के, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ऐसा लिखने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। मोमेंटम का क्या रिलेशन है वो गिवन नहीं है, ना हमें वेलोसिटी के बारे में अलग से कुछ पता है। तो हम mv को लेके कुछ नहीं कर सकते, हमने इसको 2m k के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि k की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब लिखते हैं बेटा, rp बाय rd, ये पहले निकालते हैं। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2mpk बाय QP इंटू बी। नोटिस कीजिए मैंने यहां पे KP नहीं लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अलग से नहीं लिखा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों का बराबर है, तो उसको सेम ही लिखेंगे हम K। पर चार्ज एंड मास अलग अलग हैं, तो उसको मैंने MP लिखा है और चार्ज को QP लिखा है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mdk अपॉन में QDB। बी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो यहां से हमें क्या रेशियो मिल जाता है, सब कुछ कट जाएगा, मतलब 2 कट जाएगा अंडर रूट के अंदर, K कट जाएगा, B कट जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, ये मैंने D लिखा है, ठीक है, ये अल्फा मत समझ लेना, ये D है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, QD बाय QP इट इज इक्वल टू इंटू अंडर रूट ऑफ MP बाय MD। ठीक है। अब वेरी इजी, प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज दोनों का +1 +1 बराबर है, दैट मीन्स इट कैंसल्स। और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का डबल है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ mp अपॉन 2mp, mp mp कट गया, रेशियो इज 1/√2। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, सो 1/√2 रेशियो आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, rp अपॉन r अल्फा। अब मैं दोबारा पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, अब सीधा मेरे पास फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा q अल्फा अपॉन QP अंडर रूट MP अपॉन m अल्फा। अब चार्ज जो है अल्फा का वो है +2, प्रोटॉन का है +1, तो ये रेशियो कट के मेरे पास 2 आएगा, डबल है। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1/4। m अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ MP, 4mp, सो MP MP कट जाएगा 1/4, तो दैट इज 1/4 का अंडर रूट इज 1/2, 2 इंटू 1/2 इज 1, 1 इज द आंसर। सो इससे क्या पता चला हमें कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो सेम होगा, rp बाय r अल्फा 1 आ रहा है, और rd जो है
वो √2 टाइम्स आरपी होगा। √2 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का सर्कुलर पाथ का रेडियस प्रोटॉन से बड़ा होगा, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन जितना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पार्टिकल का चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और पार्टिकल का एक मास भी है 20 माइक्रोग्राम्स। मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है क्रॉस्ड, और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है। मतलब इससे पता चलता है कि पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर हुआ था। जब ये पार्टिकल पॉइंट पी पे आया तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को सडनली स्विच ऑन कर दिया गया, जिसकी डायरेक्शन है इस सर्कुलर पाथ के रेडियस से रेडियली आउटवर्ड। बट स्विच ऑन करने के बाद ये देखा गया द पार्टिकल कंटिन्यूज ऑन द टेंजेंट टू पी। पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है ये वाला, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल कंटिन्यू हो गया विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यू उसी पाथ पे होता रहा। तो बताइए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रही होगी, ठीक है। अब देखो आंसर। मैग्नेटिक फोर्स इज रेडियली इनवर्ड। ये बात तो पक्की है, ये हम सीख चुके हैं पहले कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो तो रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। तो अगर सिंस द चार्ज क्यू कंटिन्यूज ऑन इट्स पाथ, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी बैलेंसिंग द मैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से, वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो नेट फोर्स उस पर जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होगी तभी वो प्रीवियस जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो अपनी उसी वेलोसिटी पे कंटिन्यू करता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका है क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी। क्यू से क्यू कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मिल गया हमें वेलोसिटी टाइम्स बी, ठीक है। सो देयरफॉर अब हमारा काम रह गया इस वेलोसिटी को निकालना। हमें पता है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, आर इज इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी। तो वी हो जाएगा आर क्यू बी अपॉन में एम। फटाफट वैल्यूज डालते हैं। आर रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस तो हमारे पास है नहीं, तो रेडियस तो हमें निकालना होगा पहले, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। V इज इक्वल्स टू क्यू 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला। रेडियस, अरे रेडियस गिवन तो है हमें। आई मिस आउट, मैंने वो निशान नहीं लगाया तो मेरे को दिखाई नहीं, मेरे को लगा रेडियस गिवन नहीं है। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। तो 5 इंटू 10⁻⁻²। इसके बाद चार्ज कितना है, चार्ज हमें दे रखा है 20। चार्ज हमने पुट कर दिया, मास डिनोमिनेटर में मास है 20 माइक्रोग्राम। अब यहां पे बड़ा ध्यान से, ये आपने लिखा 20 माइक्रो, पर अब ये लिख के मत छोड़ दीजिएगा, ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो एक और 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी इन किलोग्राम, ठीक है। सिमिलरली 5 सेंटीमीटर, ये मैंने मीटर में कन्वर्ट इसे कर दिया है, ठीक है। ये 20 10⁻⁻⁶ ये कूलम्स में कन्वर्ट हो गया है, 20 मत लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 10⁻⁻⁶ ये सीधा कैंसिल हो गया हमारे पास।
ये आ गया 5 × 10⁻², ऊपर जाके 10⁻³ ये 1 टेस्ला तो कोई परेशानी नहीं करेगा कैलकुलेशन में, ये सिंपली हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई हमारे पास। तो बस क्वेश्चन खत्म, स्पीड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड आपके एसआई यूनिट में 1 टेस्ला, 50 × 1 50। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बेटा न्यूटन पर कूलम, चैप्टर 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेट करके इक्वल होने का कॉन्सेप्ट यूज हुआ इसके अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो बच्चों क्या कहता है ये क्वेश्चन, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद वेलोसिटी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। वी एंड बी के बीच में एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। मतलब देखो 0 या 90 पे तो एंटर नहीं कर रहा, 0 से 90 के बीच में एक जनरल एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है जो कि 60 गिवन है। तो पाथ क्या बनेगा, हेलिकल। तो उस हेलिकल पाथ का रेडियस पूछ रहा है और उस हेलिक्स का पिच पूछ रहा है जो लीनियर डिस्टेंस मूव्ड था एक टर्न पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने यहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए थे v1 एंड v2। ये देखिए v1 एंड v2, ये गए। v1 कंपोनेंट जो b के पैरेलल था, v2 कंपोनेंट जो b के परपेंडिकुलर था। तो v1 क्या था आपका, v cos थीटा। तो ये हो गया आपका 4 × 10⁵ into cos 60। तो cos 60 is half, so this is 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया v1 जो स्पीड आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, जहां से हमें पिच ऑफ हेलिक्स निकालने के लिए ये वाला v1 चाहिए होगा। ठीक है, दिखा देते हैं आपको। पिच ऑफ हेलिक्स निकालने के लिए हमें ये v1 चाहिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं, v2 निकालते हैं, v sin थीटा 4 × 10⁵ into sin 60। sin 60 is √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन है। अब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इट विल बी mv2/qb। v2 की वजह से सर्कुलर पाथ था और r इज इक्वल्स टू mv2/qb। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बीम्स है ये, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27। बोर्ड एग्जाम में ये कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं स्टार्टिंग में, पर मैं बोलूंगा देखिए 2 पन्ने पलट के आपको देखने के लिए भी आपका टाइम वेस्ट होता है, बड़ा प्रेशर सिचुएशन होता है। तो ये फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स लाइक प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये थोड़ा सा आपको खुद भी पता होना चाहिए। देखिए आपको 12th के एंड तक आते आते 2 साल हो जाएंगे साइंस स्ट्रीम में। अगर आपको ये फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स भी आपके ब्लड एंड स्ट्रीम में नहीं आए हैं तो ये बहुत चिंताजनक बात है, सीरियसली। तो 1.6 10⁻⁻27 और वेलोसिटी कितनी है v2, 2√3 10⁵। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है प्रोटॉन का भी उतना ही चार्ज होता है पॉजिटिव में। और मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, क्वेश्चन में गिवन है। 1.6 कट जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11.53 × 10⁻⁻3। सो ये हो जाएगा 1.153 10⁻⁻2 मीटर्स में, रेडियस इज इन मीटर्स। सो 10⁻⁻2 मीटर मतलब ये सेंटीमीटर है, तो 1.15 सेंटीमीटर
आप इसे 1.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, राउंड ऑफ के रूल्स के हिसाब से 1.2 सेंटीमीटर इसे सेफली लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको क्या चाहिए होगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ जाएगा 2πr/v2, सो इट इज 2π 3.14 into radius 1.2 centimeter, that is 1.2 into 10 की पावर -2 अपॉन में वेलोसिटी v2 2√3 10 to the power 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं 2.17 10 to the power -7 सेकेंड्स। ये आ गया आपके पास। तो आपका पहला जो था रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, वो आंसर आपका यहां निकल गया। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड हियर। सेकंड पार्ट इज पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स इज d is v1 times t, सो पिच ऑफ हेलिक्स हो गया v1। देखिए v1 का यूज अब होगा 2 into 10 to the power 5 into टाइम पीरियड 2.17 10 to the power -7। ठीक है, मीटर्स में। तो ये आ जाएगा आपके पास 4.34 10 की पावर -2 मीटर। 10 की पावर -2 मीटर इज सेंटीमीटर, सो आपका डी आ गया 4.34 सेंटीमीटर। तो जितने भी हमने फॉर्मूलेज इस चैप्टर में, इस पार्ट में सीखे, उसके हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमने आज इसमें करे। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई डोंट नो, ये वीडियो भी शायद काफी लंबा चला गया है, पर कोई बात नहीं। इसके बाद के पार्ट्स मैंने छोटे छोटे डिवाइड किए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस चैप्टर को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसके सेकंड वाले पार्ट में बायोट-सावर्ट लॉ और उसका एक एप्लीकेशन है, और उसके बाद क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिजिक्स पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो ठीक है, एंजॉय कीजिए, बाकी पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। और इस चैप्टर को करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही टाइम है गर्मियों की छुट्टी में जब आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, और आप इसको करिए। करने के बाद अच्छे से आपको फिर जितना जल्दी सिलेबस कवर होगा आपके लिए। देखिए, एक होता है टीचर ने सिलेबस करा दिया, और दूसरा होता है आपने सिलेबस को कब किया। आपने सिर्फ कॉपी में लिखा और कॉपी बंद कर दी, तो वो आपने नहीं किया उसे अभी तक। आपने उसकी तैयारी कब की। आप जब उसकी तैयारी करोगे तो वो आपके लिए कंप्लीट माना जाएगा कि आपने उसे कंप्लीट किया है, तब वो आपके लिए प्रिपेयर्ड माना जाएगा। यू कैन पुट अ टिक मार्क ऑन योर चेकलिस्ट। तभी आप नेक्स्ट पे आगे बढ़ोगे, क्योंकि सब कुछ लिंकेज है। तो साथ साथ करते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।